दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत सीरियस मैटर जो कि करंट में आप लोगों के सामने आया हुआ है, उस पे नरेन के साथी चैनल पे आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे और आपसे एक बार फिर प्रार्थना करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ें, ताकि हम वो सारी बातें जो सुसंगत हैं, रेलिवेंट है, हमारी ज़िंदगी से संबंधित हैं, वो हम लोग चर्चा का विषय बना सके, आपस में बातचीत में ला सके। दोस्तों, मैं आपको अपने पर्सनल एंगल से इस बात को बता रहा हूं कि मैं चश्मदीद गवाह रहा, उपस्थित रहा, मैंने हिस्सेदारी करी गंगा जी के प्रवाह को रोकने के विरोध में सरकार के, कि वो उस प्रवाह को मुक्त करे। उसके लिए जो आंदोलन हुए उनसे मैं बहुत समय तक जुड़ा रहा। जीडी अग्रवाल साहब का नाम आपने सुना होगा। वो 100 दिन के लगभग अनशन पर रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई चिट्ठियां भी लिखी। दुनिया भर ने उनकी तारीफ करी, नेताओं ने करी, खुद मोदी जी भी करते थे, एनवायरमेंटलिस्ट भी करते थे, लेकिन किसी ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया और वो गंगा के लिए अनशन करते करते अपने प्राण त्याग दिए। एक दिन उनको पुलिस ने अनशन स्थल से उठाया, अस्पताल ले गए और उसके कुछ घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस मशाल को फिर थाम लिया संत गोपाल दास ने। संत गोपाल दास जब गंगा के लिए इस मशाल को लेकर चले तो उनको सरकार ने कुछ समय के लिए गायब करवा दिया। उसके विरोध में उनकी माताजी, संत गोपाल दास की माताजी ऋषिकेश में उनके धरना स्थल पर पहुंच गई और वहां पे वो धरने पर बैठ गई। मैं संत गोपाल दास के पिताजी के साथ उनकी माताजी को इस बात के लिए मनाने गया था कि इस संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे और आप इस कमजोरी की अवस्था में, इस उम्र में आप इतना संघर्ष ना करें। और उसकी मेरी बाइट आशा की जीत चैनल पे, जो कि बिजनौर से शर्मा जी निकालते हैं, उस पे वो पूरी बाइट और वो ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को जो दिया गया था वो उपस्थित है। उस वक्त भी हम लोगों ने इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, हिंदू की बुद्धि के ऊपर पत्थर पड़ चुके हैं। इनकी अपनी कथा ये बताती है कि जो गंगा भागीरथ के तपस्या करने से उसके पूर्वजों को, उसके पुरखों को तारने के लिए, पृथ्वी पे आने के लिए तैयार हुई, तो उसका वेग कौन संभाले। उसके लिए भगवान शंकर की तपस्या भी भगीरथ को करनी पड़ी और तब गंगा धरती पर अवतरित हुई। गंगा का धरती पे अवतरित होने का मूल कारण भागीरथ के पुरखों को तारना था और ये काम उस दिन से, सदियों से हिंदू भी करते चले आ रहे हैं। अपने पूर्वजों की अस्थियों को, अपने बुजुर्गों की अस्थियों को, अपने घर के अपने लोगों की अस्थियों को वो उसके अंदर प्रवाहित करते हैं। पिछले कुछ समय में हमने देखा, जब ये नया टेक्नोलॉजी आई, नया विकास आया, तो गंगा के ऊपर बांध बनने लगे और विभिन्न नदियों के ऊपर बांध बनने लगे और ये बांध पहाड़ों में काफी ऊंचाई पे जाके बनने लगे, जैसे टिहरी में। 2019 तक की पोजीशन ये थी कि 57 प्रोजेक्ट सैंक्शन थे, जिसमें से 16 पे काम चल रहा था, 13 लगभग कंप्लीट हो चुके थे और 3 पे मनमोहन सिंह की सरकार ने जीडी अग्रवाल साहब के और आंदोलनकारियों के दबाव में आकर कार्य को सस्पेंड कर दिया था। तो ये जो बांध ऊपर पहाड़ों में बनाए गए, हिमालय एक अभी कम उम्र का पहाड़ है, कच्चा पहाड़ है और इसमें जगह जगह इस विपुल जल राशि को जब बांधा गया तो उसका एक बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। टनल्स बनाई गई, पानी को डाइवर्ट किया गया, कई कई किलोमीटर तक गंगा जी की धार सूख गई, नदियों की धार सूख गई, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा गाद जमा होने लगी। तो इससे हुआ ये कि तमाम अंदर के जो वाटर चैनल्स थे वो डिस्टर्ब हो गए, जो हजारों साल से एस्टेब्लिश हुए थे वो डिस्टर्ब हो गए और भू धसाव की जो रफ्तार थी वो बढ़ने लगी हिमालय के अंदर। अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि विभिन्न नए तरीके के जल स्रोत फूटने लगे, पुराने सूखने लगे। गांवों में जहां कभी धार बहती थी, कभी जहां झरने आते थे, वो झरने सूखने लगे। नदियों के किनारे के गांव प्यासे रहने लगे उत्तराखंड में
और सबसे बुरी चीज ये हुई कि विकास के नाम पर जब ऑल वेदर रिपोर्ट बनाई गई तो लाखों पेड़ काटे गए, डायनामाइट से विस्फोट करके पहाड़ों को तोड़ के सड़कें बनाई गई और उससे जो तबाही और बर्बादी फैली उसने हिमालय की आत्मा को झकझोर दिया है। और इसका दुष्प्रभाव मात्र हिमालय पर नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव नीचे तमाम गंगा के बहने की जल स्रोत, जो गंगा एक धार ऊपर बहती है, इसकी और इसकी सहायक नदियां इसके नीचे जमीन में भी बहती हैं। हमने उन चैनल्स को तोड़ने का काम किया है। और अभी आपको जो जोशीमठ में भूधसाव दिखना शुरू हुआ है, यह आज की एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है कि एक दिन में कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो गई और ये भूधसाव उसका परिणाम है। ये एक लंबे समय से जो हम दुर्गति करते चले आ रहे हैं पहाड़ों की और नदियों की, ये उसका एक परिणाम है। और हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं का क्षेत्र भी व्यापक होगा और इनकी फ्रीक्वेंसी भी, इनकी आवृत्ति भी बढ़ेगी और ये ज्यादा होंगी, ये विभत्स भी होती जाएंगी और इससे हमारे जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव आने वाला है। ये पहले चंद परिणामों में से है जो आपको दिख रहा है। और इसमें इसरो के आप रॉकेट जो सैटेलाइट्स हैं उनकी फोटो को भी देख सकते हैं। हमारे पास हिमालय के जल तंत्र की और हिमालय के जैविक तंत्र की जानकारी बहुत ही कम है और हमने एक ऐसी सी चीज के लिए बिग प्रोजेक्ट, बिग मनी, बिग करप्शन, इंजीनियर्स की और इन तथाकथित वैज्ञानिकों की सलाह पर हमने जो पहाड़ के अंदर ये तबाही और बर्बादी फैलाई है, उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं और इसका परिणाम हमारे बच्चे भुगतेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। एक दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप धार्मिक हैं तो रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे या मंदिर बना के ही या किसी मस्जिद के नीचे कोई फव्वारा या कोई शिवलिंग ढूंढ के ही हम अपने धार्मिक आस्था को और जिम्मेवारी को पूरा कर लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम ये बारंबार सरकार से कहते चले आए हैं कि हमें मंदिर से ज्यादा एक अविरल गंगा हमारे आने वाली नस्लों के लिए, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारे अकल के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं और हम देखते हैं करोड़ों लोग कांवड़ लेने जाते हैं और वहां से वो जल लाते हैं और चढ़ाते हैं और वो ये नहीं देखते कि वो पानी जो ला रहे हैं गंगा जल के नाम पर उसकी क्या क्वालिटी है, उसके अंदर कितने जो है पॉल्यूशन है, वो कितना ज्यादा प्रदूषित है, उसके अंदर किस किस तरीके का प्रदूषण है। तो हमारी सरकार से बारंबार इस बात के लिए बात रही और लास्ट सेशन में मोदी जी की प्रथम सरकार जब थी, प्रथम टर्म था, तब हमने उनके सामने ये और उन्होंने हमारी बात को भी माना था कि भाई जीडी अग्रवाल साहब वाला गंगा एक्शन प्लान का जो कानून है, जो जीडी अग्रवाल साहब ने तैयार किया था, वो संसद में पेश करेंगे। लेकिन वो उसके बाद अपने हर बार के तरीके जो उनका मुकर जाना होता है अपने वादे से, वो उन्होंने किया। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप जोशीमठ की घटना को कुछ बारीकी से देखें, पूरे व्यापक क्षेत्र में हिमालय में किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं उनको देखें और उनका हम पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा उसका हम आपस में एक अगर डिस्कशन नहीं शुरू करेंगे तो ये मानकर चलिए कि हम पिछले कुछ 100 साल में हिंदुस्तान की सबसे बेवकूफ नस्ल साबित होंगे। जब हमारे अपने हाथ में ताकत आई, जब हमारे अपने हाथ में नीतियां बनाने की ताकत आई, तब हमने उस गंगा को हिमालय में कैद कर दिया जहाँ के वो हमें तारने आई थी और हमने जिस जलीय तंत्र को हमने डिस्टर्ब किया है तथाकथित वैज्ञानिकों के और इंजीनियर्स के कहने पे, उसका क्या दुष्परिणाम होगा। तो दोस्तों मैं आज आपसे सिर्फ इतना कह के कि आगे हम इस विषय पे चर्चा जारी रखेंगे और पर उसके लिए बहुत जिम्मेवारी आपकी भी है कि आप इसमें हिस्सेदारी करें और इसमें शिरकत करें, आप इसमें भाग लें बहस में, ताकि हम किसी कुछ भी ना सही तो लोगों के बीच में इस बात की जागरूकता तो ला सकेंगे। तो एक बार मैं आपसे फिर अपील करूंगा कि NKS को सब्सक्राइब कीजिए, नरेन के साथी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।